तुम्हारी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म होगा या नहीं होगा सावित्री? जब देखो तब मेरे सामने अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर खड़ी हो जाती हो। अरे आपसे शिकायत न करूं तो और किससे करूं भला? दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप मेरे हाथ में 1 रुपए भी नहीं देते हो, सारा पैसा ले जाकर माँ जी के हाथों में दे देते हो। अब बच्चे मुझसे अलग से पैसे मांगते हैं तो क्या बोलूं बच्चों को? बताइए आप ही, मैं कौन सी गलत बात के लिए आपको बोल रही हूँ? बस करो, बहुत बात करती हो तुम। सावित्री एक बात कान खोल कर सुन लो, सारा खर्च मैं बच्चों का उठा रहा हूँ ना, किस चीज में कमी कर रहा हूँ? दोनों बच्चों की स्कूल फीस, ड्रेस, कपड़े, सारी चीज तो लाकर दे रहा हूँ ना, तो फिर उन्हें पैसों की जरूरत क्या आन पड़ी? आपके कपड़े, ड्रेस, फीस और बाकी जरूरतों को पूरा करने से बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कंपटीशन का जमाना है, आप देखते नहीं हैं क्या? बच्चे एक से एक चीजें लेकर आते हैं स्कूल में। कभी बच्चे मुझसे जिद करने लगते हैं, मम्मी आज 5 रुपए दो, आज 10 रुपए दो, मुझे ये लेना है, वो लेना है। अरे क्या कहूँ मैं बच्चों से, क्या बोलूँ? रोज आकर मुझसे शिकायत करते हैं, मम्मी आज मेरे दोस्त विनय ने ये लाया, वो लाया। मैं क्या बोलूँ उन्हें? अब उन्हें कहाँ से बताऊँ कि दाल रोटी ही तो मुश्किल से जुड़ती है उनके लिए, तो फिर कहाँ से मैं उन्हें पैसे दे दूँ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ टूट जाएगा। कितनी जोर के मरोड़ रहे हैं आप मेरे हाथ को। बहुत बोल रही हो तुम, मैंने तुम्हें इतना बोलने का अधिकार नहीं दिया है। इस घर में मेरी माँ की चलती है ना, तुम्हें पता है ना, फिर क्यों बोल रही हो ज्यादा? मेरा हाथ छोड़ो, हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, प्लीज अविनाश। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? तुझे जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, बच्चों को जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। बोल, करेगी या नहीं करेगी? दोबारा अपनी जुबान खोलेगी? खोलेगी? लेकिन मैंने क्या ही गलत बोला? इस घर में क्या सिर्फ नौकरानी की हैसियत से रह रही हूँ मैं? अरे कम से कम 50 रुपए दिन का भी आप मुझे देंगे तो मैं कितने पैसे जोड़ लूंगी। आखिर भविष्य में हमारे बच्चों के ही काम आएंगे। बच्चे ऊपरी खर्च के लिए पैसे मांगते हैं मुझसे, तो मैं आपको थोड़ी ना परेशान करूंगी। दिन भर तो आप दुकान में रहते हैं। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ इसका हाथ ना तोड़ के इसकी जुबान काट दे तू। बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, अब ये हमारे सामने जुबान खोलने लगी है। इसकी इतनी हिम्मत। मम्मी जी, तो ये सारा किया धरा आपका है, आपने ही आग लगाई है। मम्मी जी आप अच्छा नहीं कर रही हैं, बहुत पछताएंगी आप, देखना बहुत ज्यादा पछताएंगी। आज एक बात कान खोल कर सुन ली, इस घर में तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम लोग रख रहे हैं। और हाँ, दोबारा अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी की ना तो इससे ज्यादा हालत खराब कर दूंगा तेरी। ये है प्रमिला जी। प्रमिला जी के 2 बेटे हैं, अविनाश और सुभाष। अविनाश प्रमिला जी का बड़ा बेटा है और सुभाष प्रमिला जी का छोटा बेटा है। प्रमिला जी के पति के देहांत को 10 साल हो चुके हैं। अविनाश की शादी हो चुकी है। अविनाश के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो 10 साल की है और एक बेटा है जो 8 साल का है। लेकिन 8-10 सालों से यही सब झेल रही है कीर्ति। कीर्ति अविनाश की पत्नी है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ प्रमिला जी की ही चलती है, प्रमिला जी के आगे किसी की नहीं चलती है। कीर्ति हमेशा ही अपने पति को इसी बात के लिए समझाती थी कि कम से कम 100 रुपए दिन भी आप मुझे दोगे तो बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगे और बच्चों का ऊपरी खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन अविनाश है कि कीर्ति की एक नहीं सुनता था। उसके लाख बार बोलने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब जब कीर्ति इस बात के लिए थोड़ा तेज स्वभाव करके उससे लड़ने झगड़ने बैठती थी, हमेशा ही उस पर मारता पीटता हाथ उठाता था। कीर्ति के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए कीर्ति को उन्होंने ज्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं। कीर्ति की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी थी, लेकिन कीर्ति क्या जानती थी कि उसके अनपढ़ होने के कारण ये सब बातें झेलनी पड़ेंगी। यदि पढ़ी लिखी होती बेचारी तो आज कुछ कर कर अपने बच्चों का पूरी तरह से शौक पूरा कर देती। जब बच्चे स्कूल में अपने सहपाठी दोस्तों को देखते हैं कि ये खाने पीने की चीज ला रहे हैं, कुरकुरा, चिप्स, बिस्किट वगैरह, स्नैक्स वगैरह, तो वो आकर अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही कीर्ति के बच्चे भी कीर्ति को परेशान करते थे आकर कि माँ हमारे सभी दोस्त कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, आप हमें क्यों नहीं दिलाती हैं? तो बेचारी उनके मासूम सवालों का क्या ही जवाब देती, बस अपने आप को अंदर से अपने आप को समझा लेती थी। कीर्ति की शादी को पूरे 12 साल हो गए थे। जब कीर्ति के ससुर जिंदा थे तो थोड़े बहुत पैसे देते ही थे कीर्ति के हाथों में, इससे उसके हाथ में पैसे रहते थे। लेकिन जिस दिन से उनके ससुर का देहांत हुआ था तो कीर्ति तो एकदम ही कंगाल हो गई थी, फूटी कौड़ी के लिए तरसती थी वो। क्या हुआ माँ, किस बात का झगड़ा हो रहा है? क्यों मार रहे हैं भैया भाभी को? फिर वही बात लेकर बैठ गई क्या वो? हाँ बेटा, ऐसी हरकत करेगी तो मार तो खाएगी ही, स्वाभाविक सी बात है। अरे बच्चों की इतने बड़े बड़े शौक पालना ही क्यों, जब पूरा नहीं कर सकते तो क्यों उनको चिप्स कुरकुरा और दुनिया भर की चीज खिलाने पिलाने के लिए सोचती है? क्यों उन्हें दूसरों के बच्चों की बराबरी में देखती है? अरे जब नहीं देते हम लोग पैसा तो क्यों नाटक करती है वो? सुभाष बेटा, छोटी बहू को 5000 रुपए दे दो, मुझे उसके लिए कुछ साड़ियाँ दिलानी है। त्योहार आ रहा है ना पास में, करवा चौथ आ रहा है, तो उसके लिए कुछ साड़ियाँ दिला दूंगी मैं। उसके लिए किसी प्रकार की कोई कमी मत किया कर तू। बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मार्केट जाना है। तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, इसलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेंगे ताकि करवा चौथ आते तक तुम्हारे ब्लाउज वगैरह सब तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट चलते हैं। दादी इतना भेदभाव क्यों करती हैं? एक तरफ पापा के हाथ मेरी मम्मी को कितना मार खिलवाती हैं,
100-200 रुपए के लिए, और यहाँ चाची को कितना कुछ दिलवाती हैं चाचू से। बेचारी मम्मी एक ढंग की साड़ी तक नहीं लेती हैं कभी। दादी की जो पहनी हुई साड़ी रहती हैं, जिन्हें दादी रिजेक्ट कर देती हैं, उन्हीं साड़ियों में मेरी मम्मी तीज त्योहार मनाती है। दादी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, वो चाची और मम्मी में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? जबकि पापा भी इतना ही कमाते हैं जितना चाचू कमाते हैं। एक ही तो दुकान है, एक दुकान में से दोनों कमाते हैं, फिर भी ना जाने क्यों दादी हर समय इतना भेदभाव करती है मेरी मम्मी के साथ। जाकर देखती हूँ मम्मी को कितना मारा है पापा ने, बेचारी। देखा तुमने, मेरी माँ तुम्हें कितना प्यार करती हैं, और एक दूसरी तरफ मेरी भाभी है जैसे मेरी माँ फूटी आंखों तक नहीं देखना पसंद करती है। अरे ये सब पैसे के चक्कर में है। तुम्हारे मायके वाले अमीर है ना, तुम्हारे मायके वाले पैसे वाले हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मम्मी बहुत पसंद करती है। भाभी के मायके वाले तो पूरे फक्कड़ रखे हैं, 1 रुपए भी नहीं देते लेते, इसलिए भाभी पर ध्यान ही नहीं देती है मम्मी। ऊपर से भैया भी ऐसे हैं कि पूरी मम्मी की बातों में आते हैं। अब जब मम्मी ही बोल रही है कि तुम्हें मुझे पैसे देना है तो मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखिए, ये जो समय है इसका आप भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करिए। यदि हमने अभी पैसे जोड़ लिए तो पैसे जुड़ जाएंगे। अभी हमें अपना हाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई किसी के साथ जीवन भर नहीं रहता है। आज नहीं तो कल भैया और आपको अलग होना ही पड़ेगा। जब हम अलग होंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए हमारे हाथ में होने चाहिए। इसलिए थोड़े थोड़े करके अपने बैंक के खाते में अलग पैसे जोड़ते जाइए। अरे आज भाई भाई में बहुत अच्छी सुमत है, भगवान न करे कल को आप लोगों में कुछ अनबन हो गई तो फिर आप क्या करेंगे बताइए। बहुत सही बोल रही हो तुम, मैं ऐसा ही करूंगा। हर समय दुकान से पैसे बचा बचा कर अपने खाते में जमा करूंगा। कम से कम भविष्य में हमारे पास पैसे तो रहेंगे, किसी के आगे मोहताज तो नहीं होना पड़ेगा। और ये बात हम अपनी मम्मी को भी नहीं बताएंगे, और तुम भी मत बताना, ये हमारी दोनों के बीच की बात है। हाँ, ऐसा ही करेंगे। और हाँ, पैसे जोड़ जोड़ कर हम गहने जेवर भी बनाते जाएंगे, ताकि भविष्य के लिए हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए। मंजू, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम अलग से पैसे जोड़ रहे हैं, वरना तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। हाँ, मैं पागल हूँ क्या जो किसी को भी बताऊंगी? मैं किसी को कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा यदि किसी को पता चलेगा तो हमारा क्या होगा फिर। मंजू और सुभाष दोनों ही बड़े चालाक थे। सुभाष और मंजू ने धीरे धीरे करके अपना बहुत बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ कर रख लिया। और यहाँ अविनाश है कि अविनाश पूरा पैसा अपनी माँ को ला कर देता था, एक फूटी कौड़ी तक अपनी जेब में नहीं रखता था। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और 5 साल बाद प्रमिला जी के छोटे बेटे और बहू के पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई थी कि अपने माता पिता का हिस्सा ना भी मिलता उन्हें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रॉपर्टी भी हो गई थी, बैंक बैलेंस भी हो गया था, गहने जेवर भी अच्छे खासे बनाकर रख लिए थे उन लोगों ने। आज तक तो कभी अविनाश को ये बात पता नहीं थी, और ना ही उसकी माँ को पता थी, लेकिन किसी कारण बस ये सारी बातें अविनाश और उसकी माँ को पता चल गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने दुकान से पैसे चोर चोर के अपनी इतनी प्रॉपर्टी बनवा ली। उस दुकान में तुमसे ज्यादा मेरा अधिकार है। मैंने उस दुकान को बनाया है, अपनी मेहनत से उस दुकान को इतना बड़ा किया है, खड़ा किया है अपनी मेहनत से। तुमने क्या किया है? तुम तो शादी होते तक तुम बाहर ही पढ़े हो ना, शादी होने के बाद तुमने दुकान संभाली है ना। हमें नहीं पता था कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। अरे जिस सफोले को हमने दूध पिलाया आज वही हमें डसने चला है। तुम्हें हमने दुकान में इसलिए बैठाला था कि चलो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो कम से कम नौकरी नहीं लग रही है, दुकान ही संभालोगे तो 4 पैसे तुम्हारी जरूरत के लिए भी मिलेंगे। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है, 1 रुपए भी तुम्हारी भाभी के हाथ में नहीं दिए हैं हमने सारा पैसा अपनी माँ के हाथ में लाकर दिया है। यदि हम ऐसा चाहते तो आज हम करोड़ों के मालिक होते। अरे भैया, तो आप क्या सोचते हैं जैसे बेवकूफ़ी आपने की है अपने बच्चों के साथ, भाभी के साथ, क्या मैं भी वैसे ही बेवकूफ़ी करूंगा? अरे मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे तो दुकान में बैठकर कोई मैं मक्खी थोड़ी ना मारूंगा। मैंने अपने मेहनताना निकाला है। दूसरी दुकान में काम करता तो मुझे इससे अच्छी खासी पैसे सैलरी मिलती। इसे मेहनताना नहीं कहेंगे, इसे चोरी कहेंगे, चोरी। तूने दुकान में चोरी कर करके अपना हाथ बनाया है और कुछ नहीं। इसे बेवकूफ़ी नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। तू चोर है, चोर, जो अपनी ही भाई की दुकान में चोरी किया तूने। हाँ सुभाष, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे ऐसा नहीं करना था। तूने ऐसा करके अपने आप को चोर साबित किया है। ठीक है, चोर चोर लगा रखा है आप लोगों ने। मेरे पति कोई चोर नहीं है, उन्होंने जो भी किया है समझदारी से किया है। आप लोग तो बेवकूफ हो, बेवकूफ। अपने बच्चे और अपनी बीवी का मुंह पोंछ पोंछ कर पैसे जमा कर रहे थे। अरे हमने अपने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। आज हमारा बेटा भी बड़ा होगा तो क्या आपके आगे हाथ फैलाएंगे हम लोग? आप तो हमें फूटी कौड़ी देने वाली नहीं हो मम्मी जी। बेटों के पैसे से तिजोरी भरने वाली औरत हो आप। आपने कभी सोचा है कि बच्चों की भी जरूरतें होती हैं, बहुओं की भी जरूरतें होती हैं? बहू, इसे चोरी ही बोलते हैं। इसने हमारे बिके हुए माल के पैसे चोर चोर कर अपनी धन संपत्ति बनाई है। सुभाष, तुम्हें पता है ना आज हमारी दुकान कितने घाटे में चल रही है? पूरा 5 लाख रुपए से ऊपर का हमारी दुकान में कर्ज हो गया है। लाओ, तुम्हारे बैंक बैलेंस में जितने भी पैसे हैं उन पैसों को दो, हम कर्ज चुकाएंगे अपना। मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं हूँ भैया कि अपनी जमा पूंजी को आपके हाथों में दे दूंगा। दुकान में घाटा हुआ है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
मैंने कोई इतने पैसे नहीं लाए हैं जितने कि आप बता रहे हो। 100, 200, 500 रुपये निकाल कर लाता था मैं दुकान से, कोई ऐसे लाखों रुपए निकाल कर नहीं लाए हैं मैंने। अरे 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री होती थी रोज की दुकान में। माना कि हमारी किराना की दुकान में 10,000 से ऊपर की बिक्री होती थी, लेकिन तुम ये झूठ बोल रही हो कि तुम 200, 500 रुपये लाते थे। अरे 5 साल में कोई तुमने इतना पैसा नहीं जोड़ लिया होगा कि तुमने इतने बड़े बड़े 2 फ्लैट ले लिए, उसके बाद बहू के पास 10 तोले से ऊपर का सोना हो गया, उसके बाद में तुम्हारे बैंक बैलेंस में भी कम से कम 10 लाख रुपए हैं। 100, 200, 500 रुपए में कोई इतना पैसा नहीं जोड़ सकता। सुभाष, मुझे तुम ये ज्ञान देने की जरूरत मत करो। सुभाष, ये तुमने बहुत गलत किया है। आज अच्छा हुआ कि ये सारा राज हमारे सामने आ गया, वरना वरना तो तुम ऐसे ही करते रहते। अरे जिस रोजी से हमारा घर चल रहा था, सबके पेट भर रहे थे, सबके भरण पोषण हो रहा था, उसी रोजी से तुमने चोरी करके अपना हाथ बना लिया है। अरे गांव में सबसे बड़ी दुकान हमारी ही थी। तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत की है तुम्हें कुछ पता भी है? तुम तो शहर में रहकर पढ़ते थे, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है उस दुकान में, दिन रात एक कर देता था। आज तुम इन चारों के बैंक बैलेंस चेक करो, किसी के खाते में 1 रुपए भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसने दिया ही नहीं है। इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और अपने व्यापार को आगे रखा है। ये सारी उल्टी सीधी शिक्षा तुझे तेरी पत्नी ने ही दी है ना, कि दुकान से चोरी कर करके लाकर अपने अपने पैसे इकट्ठे करना, अपना कारोबार जमाना, अपने बैंक बैलेंस इकट्ठा करना। अरे क्या ही गलत किया है? वो एक अच्छी औरत है जिसने अपने पति को सही रास्ता दिखाया है। ठीक है, तू नहीं दे रहा है ना, तो खबरदार, मेरी दुकान में यदि तूने कदम रखने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, आपकी उस कर्ज में डूबी हुई दुकान में मुझे कोई शौक नहीं लगा है आकर बैठने का। आपको ही मुबारक हो वो दुकान। वैसे भी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी खुद की एक दुकान खोल सकता हूँ। चलो मंजू, यहाँ खड़े रहकर इन लोगों से बातें करने से कोई मतलब नहीं है। गद्दार, एहसान फरामोश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। माँ, इसने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, वो तो अच्छा हुआ कि आज हमें इसकी सारी सच्चाई पता चल गई। यदि आज इन दोनों को बातें करते ना सुनते हम लोग, तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। मैंने अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का कोई भी शौक पूरा नहीं किया, सिर्फ इस चक्कर में कि आज हमारी दुकान से यदि मैं अलग से पैसे निकालता हूँ तो दुकान बैठने लगेगी। आज इतना नाम था हमारे गाँव में, लेकिन इसने सब मिट्टी में मिला दिया। मैं कंगाल हो गया माँ, मैं कंगाल हो गया। मैंने तो एक फूटी कौड़ी भी अपने लिए जोड़ कर नहीं रखी जिससे कि मैं अपनी दुकान का कर्जा चुका सकूं। बेटा तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ निराकरण जरूर निकलेगा। धोखे से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं पुरता, एक बात याद रखना। देखते हैं कब तक इसे इसकी पूंजी पुरती है। रात बहुत हो गई है बेटा, जा तू आराम कर, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। सुभाष की धोखेबाजी करने के कारण दुकान में इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, जिसकी चिंता ही चिंता में अविनाश को रात में हार्ट अटैक आ जाता है और वो खत्म हो जाता है। अविनाश की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और उसकी माँ की तो हालत ही खराब हो जाती है। मम्मी जी, अब हमारा क्या होगा? कैसे परिवार चलेगा? जो परिवार चलाता था वो तो इस दुनिया से चला गया है। बहू तुम चिंता मत करो बेटा, जो हमारी दुकान का कर्जा है उस कर्जे को हम धीरे धीरे करके पटा देंगे। बेटा उस किराने की दुकान में तुम बैठोगी, तुम चलाओगी किराने की दुकान। मम्मी जी, इतना कर्जा आप कहाँ से देंगी? आपके पास भी कहाँ का पैसा है, ये बताइए मुझे। बेटा जो मेरा बेटा कमाई करके पैसे ला कर देता था, उन पैसों को मैं जोड़ जोड़ कर रखती थी। बेटा सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई कि मैंने अपने छोटे बहू बेटी पर बहुत ही ज्यादा विश्वास किया। काश जो मैंने अपनी छोटी बहू के लिए किया वो तुम्हारे लिए करती तो आज बहुत अच्छा होता। कम से कम तुम अपने भविष्य के लिए 4 पैसे जोड़ कर तो रखती। बहू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, हम अपनी दुकान के बदौलत हमारा परिवार चलाएंगे। अच्छा, तो अब भाभी चलाएंगी मतलब इस दुकान को? भाभी, इतना कर्जा है दुकान में, कैसे कैसे तुम उस कर्जे को दोगी, ये बताओ मुझे। तुझे हमारी जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तूने हमारे साथ जो भी किया है ना, उसे तो शायद ऊपर वाला भी माफ नहीं कर सकता। धोखेबाज गद्दार, यदि आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। 2 बच्चों को अनाथ कर दिया, अपनी जवान भाभी को विधवा बना दिया तूने। अरे मम्मी, भैया अपनी मौत से मरे हैं, मैंने थोड़ी ने बोला है भगवान को कि इन्हें ले चलो। हद करती हैं आप तो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मम्मी, जा रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। लेकिन मम्मी, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मंजू, जरा वो फाइल तो लेकर आना जो वकील साहब के घर से मैंने बनवा कर लाया है। कैसी फाइल? कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहा है तू? ये फाइल मम्मी जी, इस फाइल में कल ही हम लोगों ने वकील से उस दुकान को अपने नाम करवा लिया है मम्मी जी, क्योंकि इतने सालों से ये दुकान चला रहे थे तो अब दुकान को हम लोग ही चलाएंगे। मम्मी, मेरे ऊपर हाथ उठाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होना था सो तो हो गया है। हमें जो करना था हमने कर लिया है। अरे आप क्या सोच रही हैं, मैं दुकान ऐसे ही भाभी के हाथों में जाने दूंगा? इतने सालों से मैंने दुकान संभाली है, मैंने दुकान चलाई है। अरे पापी नीच निशाचर, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करते हुए? कैसा बेटा है मैं,
मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तूने मेरे पेट से जन्म लिया था। तुझे जन्म देते ही तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया मैंने? यदि ऐसा जानती तो तुझे पैदा होते ही तेरा गला घोट कर तुझे मार डालती। यदि औलाद ऐसी होती है तो भगवान ऐसी औलाद किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। तो इतना मतलब इतना स्वार्थी निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस बेटे और जिस बहू के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वही बेटा बहू मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। मेरी बड़े बेटे को मार डाला तुमने, मेरे छोटे छोटे नाती पोतों को घर से बेघर कर रहे हो। ओफो मम्मी जी, ये फिल्मी डायलॉग हम लोगों के सामने मत मारिए। ये फिल्मी डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। अब इसी में भलाई है कि आप लोग शांति से इस घर में रहिए और इस घर का सारा काम करिए और 2 वक्त की दाल रोटी खाइए। दुकान को मैं चलाती हूँ अब। अच्छा, तो तू मुझे अपने अंडर में रखेगी, अपनी नौकरानी बनाकर रखेगी? तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे नौकरानी बनाकर रहेगी? लेकिन याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। जिस दिन ऊपर वाले की छड़ी पड़ेगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो किया है वो कितना गलत किया है। देवर जी, ऐसा मत करिए। मेरे छोटे छोटे से बच्चों पर तरस खाइए। मेरे छोटे छोटे से बच्चे भूखे मर जाएंगे। मत करिए देवर जी ऐसा। भाभी, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को सामने बहाइएगा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मंजू। बेटा, इन निर्दयी लोगों के सामने अपने आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। बेटा, मैंने एक घर अपने नाम पे लिया था, उस घर में चलकर रहेंगे हम, और उस घर में जाकर हम कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेंगे जिससे हमारी 2 वक्त की दाल रोटी तो बनी रहे। लेकिन मम्मी जी, हम क्या कर लेंगे? क्या ही आता है हमसे? कुछ नहीं बनता है। अरे बेटा, समय इंसान को सब सिखा देता है। तू चल मेरे साथ, हम लोग मेरे उस घर में चलकर रहेंगे। और हाँ, तू चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। मैं उन पैसों को ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ से तुझे 4 पैसे की आवक हो सके और हमारा पेट आराम से पल सके। चल बेटा, हमारा गुजर बसर भी हो जाएगा उसमें। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलती हैं। सावित्री जी अपनी बहू और नाती पोती को लेकर अपने उस घर में जाकर रहने लगती हैं जो घर उन्होंने चोरी से लिया हुआ था, और अपनी सावित्री बहू के लिए 2 सिलाई मशीन खरीदती हैं। सावित्री को पहले से ही सिलाई आती थी। सावित्री सिलाई करके धीरे धीरे करके अपना घर चलाने लगी। अच्छी खासी सिलाई आने के कारण सावित्री को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। धीरे धीरे करके उसने अपना सिलाई सेंटर बड़ा कर लिया और उसमें और 2-4 लड़कियों को सिलाई के लिए लगा लिया। सावित्री बहुत मेहनत करती थी और धीरे धीरे करके सावित्री ने अपना कारोबार भी बहुत अच्छा से जमा लिया। बहुत अच्छी खासी इनकम होने लगी। अब सावित्री ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर होनहार बना लिया था। सावित्री की बेटी पीहू एक गवर्नमेंट जॉब में लग गई थी और उसका बेटा आदेश भी ITI कर रहा था। सावित्री की सास को कैंसर होने के कारण बेचारी चल बसी। पीहू की नौकरी में लगने के बाद पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। पीहू ने अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मकान खरीदा। आज संडे है, मेरी छुट्टी का दिन है, तो अच्छी ज्यादा सी सब्जियां लेकर रख देती हूँ घर में। वैसे भी बेचारी माँ अकेले अकेले परेशान होती है। आदेश बाहर गया है ना पढ़ने, इसलिए माँ अकेली पड़ गई है। अरे अंकल जी, थोड़ा सा साइड दीजिए ना, मुझे उसी जगह से जाना है जहाँ आप खड़े हैं। पीहू बेटा, मुझे पहचाना? मैं तेरा चाचा, मैं तेरा चाचा सुभाष। सुभाष चाचू आप? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। एक्चुअली आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। और आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? ये आपकी हालत कैसी हो गई है? किसने की आपकी ऐसी हालत? और चाचू, अचानक से आप शहर से कहाँ चले गए थे? आपका पता ही नहीं चला। हम लोगों ने आपके बारे में पता किया, लेकिन आपका कोई भी पता नहीं था। जब हमने दुकान और मकान को देखा तो वहाँ पता चला कि कोई और आकर रह रहा है। आपने बेचकर कहीं बाहर चले गए हैं, ऐसा बताया उस मकान के मालिक ने। चाचू, आपको पता है इतने सालों में क्या कुछ खोया है हमने, क्या कुछ पाया है? दादी माँ का देहांत हो गया। दादी माँ को कैंसर होने के कारण बहुत परेशान रही। हमने उनका बहुत इलाज कराया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लास्ट स्टेज पर हमें पता चला, जब पता चला तो उनके पास समय ही नहीं बचा था। क्या माँ जी का देहांत हो गया? मुझे ये बात पता ही नहीं चली बेटा। चाचू, जब दादी माँ खत्म हुई थी तो आपको जानकारी देना था, तो हमने जिस मकान को आपने बेचा था उस मकान मालिक से जाकर पूछा, तो उन्होंने जहाँ पर आप रह रहे थे उसका एड्रेस दिया था। हमने वहाँ कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया हमारा। अरे बेटा, कुछ मत पूछ, इतने सालों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। चाचू, यहाँ खड़े खड़े कुछ भी बात नहीं हो पाएगी। चलिए घर चलिए, हम घर चलकर बात करते हैं आपसे। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। सरकारी हॉस्पिटल में तेरी चाची भर्ती है, बहुत बीमार है, वो बहुत परेशान है। चाची को क्या हुआ चाचू? चाचू, यहीं पास में ही तो घर है हम लोगों का। चलिए ना प्लीज, घर में चलकर बात करते हैं। यहाँ खड़े खड़े कुछ भी बात नहीं होगी, फिर मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी चाची को देखने। ठीक है बेटा, तू कहती है तो चल। मम्मी, मम्मी जल्दी आइए, देखिए चाचू आए हैं, जल्दी आइए मम्मी। बेटा, ये तेरे साथ में कौन है? भाभी, मैं सुभाष। मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं आपका देवर हूँ। मुझे पहचाना नहीं भाभी आपने? अरे सुभाष भैया, आप, ये आपकी हालत कैसी हो गई? ये आप कैसे हो गए भैया? मत पूछिए भाभी, ये सब मेरी कर्मों का फल है जो मुझे आज मिला है। क्या हुआ देवर जी, बताइए मुझे, क्या बात है? आप तो अच्छे भले रह रहे थे ना, अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी आपकी, और
और मंजू कहाँ है? भाभी, धोखे से कमाई हुई धन दौलत कभी काम नहीं आती। धोखेबाज को धोखा ही मिलता है, ये बात तो तय है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं रहती। मैंने आप लोगों के साथ कितना कुछ किया, मेरे कारण मेरे बड़े भैया का देहांत हो गया, मेरे कारण मेरी माँ का देहांत हो गया। और देखिए, मैं इतना बदनसीब कि अपनी माँ की अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है भाभी, बहुत दिल दुखाया है। आप लोगों का भी बहुत दिल दुखाया है। भाभी, जब मैंने धोखे से मकान और दुकान दोनों हड़प लिया था, तब मंजू का कहना आया कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, इस दुकान और मकान को बेचकर सारा कर्जा पटा दो और चलकर हम कहीं और रहते हैं। तो सारा सारा सब कुछ बिकवा दिया मंजू ने। सारा कुछ बेचकर हम लोग शहर जाकर रहने लगे। शहर में हमें कुछ भी व्यवसाय समझ में नहीं आया, तो मैंने एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। अब जो रखा पैसा था, वो पैसा, उस पैसे में हमने एक मकान लिया। बच्चे बड़े हो गए। मेरा बेटा गलत संगत में आ गया। उसने हमसे चोरी छुपे सट्टा खेलने लगा, जिसके कारण वो बहुत कर्जदार हो गया। और कर्ज के कारण उसने एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश की। जब हमने उससे ये बात पूछी, तो उसने बताया कि उसके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। तब मंजू के कहने पर हमने वो मकान भी बेच दिया, और पता नहीं किस कारण से मेरी जॉब भी मुझसे छीन ली गई। हम रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे बन गए। मेरे दोनों बेटे भी एक नंबर के नालायक निकले, कोई काम के नहीं निकले, निकम्मे हैं। छोटा बेटा शराब पीने में अव्वल है, बड़ा बेटा सट्टा खेलने में अव्वल है। हम दोनों की हालत बेहालत हो गई। हमारे दोनों बेटों ने हमारा जीना हराम करके रख दिया भाभी। ना खाने को मिलता, ना खाने को मिलता है, ना सोने को मिलता है। दिन रात बस लड़ाई झगड़ा। इसी कारण मंजू की भी धीरे धीरे करके हालत खराब रहने लगी, और अब मंजू की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वो चल फिर तक नहीं सक रही है। इसलिए मैंने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। कम से कम वहाँ उसका कुछ तो इलाज होगा। भैया, जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं भाभी, मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है। मैंने जो किया है वो मेरे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। आज आप लोगों को देखिए, मैंने किस हालत में घर से निकाला था, और भगवान की दया से आज आप देखिए इतने बड़े महल की मालकिन हैं। लेकिन अफसोस की बात कि मेरे बुरे कर्मों की वजह से भैया भी हमारे बीच नहीं रहे और माँ भी हमारे बीच नहीं रही। ये सब कर्मों का फल है। आपने कितनी मुसीबत से आज इतना सब कुछ खड़ा किया है। आपके दोनों बच्चे कितने लायक निकल गए। बेटी भी आपकी जॉब करने लगी, बेटा भी आपका जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। वहाँ मंजू अकेली भर्ती है, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं चलता हूँ। चाचू, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, और चाची का इलाज मैं अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज कराऊंगी, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। नहीं बेटा, मुझ पापी के साथ इतना अच्छा काम मत कर तू। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। मुझ पर एहसान मत कर बेटा। मैं तेरे चाचू कहलाने के लायक नहीं हूँ बेटा। मैंने बहुत गलत किया है तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को अनाथ कर दिया मैंने। देखिए चाचू, जो हो गया सो हो गया। अब हम गुजरे समय को वापस तो नहीं ला सकते ना, लेकिन जो समय चल रहा है उसे तो सुधार सकते हैं। चाचू, आप ये समझिए कि आपकी एक बेटी भी है जो आपका ध्यान रखेगी। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे आप, बताइए मुझे। चाचू प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आप यहीं रहिए हमारे साथ। भगवान की दया से मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि आपका और चाची का अच्छे से भरण पोषण कर सकती हूँ। चाची का इलाज हम बहुत अच्छे से कराएंगे। बेटा, मैं तो इतना नीच इंसान हूँ कि तेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन बेटा, तूने आज जो किया है उससे जीवन भर के लिए मैं तेरा एहसानमंद हो गया हूँ। मैं तेरा एहसान कभी नहीं उतार सकता बेटा। तूने इतना बोल दिया उतना ही काफ़ी है। लेकिन बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरे घर में नहीं रह पाऊंगा बेटा, मैं तेरे घर में नहीं रह पाऊंगा। मैं इस लायक ही नहीं हूँ। चाचू, यदि मेरी जगह आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसको भी ऐसा ही बोलते? देखिए चाचू, आप मेरे पिता समान हैं। आज आपके ऊपर मुसीबत पड़ी है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है आपकी मुसीबत को दूर करना? और देखिए, भगवान की दया से मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं अच्छे से अच्छा इलाज करा सकती हूँ चाची का, और आपकी भी अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। चाचू, कहाँ भटकते फिरेंगे आप इस उम्र में, बताइए। चाची को लेकर कहाँ जाएंगे इस हालत में? कम से कम अपने बारे में ना सही तो चाची के बारे में सोचिए। जो हो गया उसे भूल जाइए। ये सोचिए कि हमारी किस्मत में यही लिखा था, ऐसा ही होना लिखा था। इसलिए चाचू प्लीज भूल जाइए। हाँ देवर जी, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है, अब बार बार उन्हीं बात को लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा। देवर जी, जब पीहू बोल रही है तो यहीं रुक जाइए। आप लोग महान है भाभी। भगवान ने आपको किस मिट्टी से बनाया है। मुझ जैसे पापी इंसान के साथ आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं ये एहसान आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। इंसान के अच्छे कर्म कभी ना कभी उसके आड़ आते ही हैं। ये आपने आज सिद्ध कर दिया है भाभी। भगवान मुझे माफ़ करे या ना करे, लेकिन आप लोगों को हमेशा सुखी रखे, हमेशा खुश रखे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि किसी और विषय में आपको कहानी देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।